I V M. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। बस सब ठीक चल रहा है। ख्याति, तुम्हारे घर पे पानी आ रहा है कि नहीं? मेरे घर पे पानी आ रहा है और मुझे उसका पैसा भी पे करना पड़ता है। हाँ, तुम और तो मुझे सिंगल। ये भी देखने को मिलता है कि मैं अपने नेबर से ज्यादा पानी यूज कर रही हूँ कि नहीं। ऐसा देखने मिलता है, आपके बिल में रहता है ऐसा? हाँ, नेबरहुड एवरेज दिखाई देती है और नेशनल एवरेज दिखाई देती है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, हम ज्यादा पानी खर्चा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं। तो हाँ, ये एक अच्छा, हाँ, इसे हम खैर। लोग नज कहते हैं ना। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक थियरी है कि अगर नेबरहुड एवरेज वगैरह बिल में हो तो आपको इंसेंटिव रहता है कि आप कम उपयोग करें, हम्म। क्योंकि बिल ज्यादा होगा आपका इस। तो हाँ। खैर, हम लोग पानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सौरभ और मैं तो बैंगलोर में है, और हर कुछ साल में यहाँ पर कावेरी के ऊपर बवाल उठता ही है। तो कावेरी रिवर शेयरिंग के ऊपर बैंगलोर में जनरली किसी भी चीज के लिए ऐसे रायट्स या बंद होते नहीं है, पर इस चीज के बारे में काफी फ्रीक्वेंटली होती हैं चीजें, और इस साल वापस वही हुआ। तो सौरभ, आपके घर में पानी आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, पानी तो आ रहा है क्योंकि ये सोसाइटी वोसाइटी में रहो तो आप उससे छुटकारा पा जाते हो। अगर सरकार से नहीं आएगा तो टैंकर से आ जाएगा, आपके नल में तो आ ही रहा है। पीछे से हो सकता है थोड़ा सा पानी कावेरी का हो, थोड़ा पानी टैंकर का हो, तो इस तरह से हाँ। वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन पानी तो आता ही रहेगा। लेकिन एक चीज है कि मतलब ये 100-150 साल पुराना झगड़ा चल रहा है, ठीक है। हुँ। तो हमने थोड़ा-सा हमारी जो मैसूर की हिस्ट्री वाला हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें भी आया था कि भई वो केआरएस डैम बना तो ऑब्वियसली उसके बाद से शुरू हुआ है ये झगड़ा, ठीक है? हुँ, क्योंकि सारा हुँ। पानी पहले तो तमिलनाडु को मिलता ही था, फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे कर्नाटका में डैम बना लिया, तो फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नीचे वालों को कितना पैसा मिले। नदी में हमेशा ये झगड़ा है ना कि ऊपर जो है नदी के और जो नीचे है नदी के, उनमें पानी का बँटवारा हो कैसे? मेन मुद्दा तो यही है झगड़े का। हुँ, हुँ। और ये कोई बिल्कुल। मेरे विचार में सिर्फ कर्नाटका तमिलनाडु स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह ऐसी है, लेकिन ये किसी भी बहुत राज्यों के बीच में हो सकता है। इसके ऊपर तो अगर ये दो अलग अलग कंट्रीज होती तो शायद वॉर हो जाती। हम शायद सब हुँ। भारतीय गणराज्य का पार्ट है, तो इसलिए शुक्र है सुप्रीम कोर्ट वोर्ट में मामला जाता है और सिर्फ शीशे वीशे टूटते हैं और बसें जलती अपने साइड की ज़्यादातर। हैं। हाँ, तो हम्म। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस जो अभी स्टेटस को है, उससे भी हम लोग बेहतर कोई उपाय ढूँढ सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर आज की पुलियाबाजी पे चर्चा होनी चाहिए। तो लेकिन मैं बता दूँ सौरभ, वैसे ये मुद्दा केआरएस से भी पहले का है। केआरएस अच्छा। शायद क्योंकि हम्म। 1892 में पहली बार ये मुद्दा उठा था कि हम्म। कुछ रेज़ोल्यूशन करना है वगैरह-वगैरह। तो तब से चला आ रहा है कि कितना शेयर मिलेगा इस। तब तो खैर तमिलनाडु और कर्नाटक नहीं थे, लेकिन मैसूर राज्य और मद्रास प्रोविंस मद्रास। वगैरह जो भी थे, तो उन सब में भी ये चल ही रहा था फाइट, और अभी भी चल रहा है। तो अभी सिचुएशन ये है कि पहले तो हम लोग जान लें कि कावेरी का उद्गम होता है कर्नाटका में, और फिर वो जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु से होते हुए। और जो कमांड एरिया है कावेरी का, वो केरला और पुडुचेरी को भी सर्व करता है। तो ये चारों राज्य इन्वॉल्व है, जबकि हम लोग जनरली बात करते हैं तमिलनाडु और कर्नाटका की, लेकिन चारों राज्य इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट में। तो ये डिस्प्यूट चलता रहा, कई सालों पर हुआ। फिर 2007 में एक कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल था, तो उसका गठन 1990 में हुआ था, और 2007 17 साल बाद उन्होंने फैसला दिया, और उन्होंने 17 साल बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन डिसाइड कर लिया कि उन्होंने बोला कि अगर एवरेज ईयर होता है जिसमें 7,400 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी होता है, उसका कितना संचय होता है, एवरेज इतना पानी होता है।
उसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार 240 कर्नाटका को मिलना चाहिए, 300 तमिलनाडु को मिलना चाहिए, 5 केरला को, 10 कुछ ऐसा नंबर है, वो जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन डिसाइड हो गया और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो ऑर्डर था उसको चारों राज्यों ने चैलेंज किया। कोई भी खुश नहीं था इससे, आज भी खुश नहीं है और वो केस सुप्रीम कोर्ट पे गया और अभी भी चल रहा है। वो केस फाइनली रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इंटरमीडिएट ये हुआ है कि 2018 में एक और रेगुलेटरी कमेटी का गठन हुआ वगैरह वगैरह। तो अब ये नेगोशिएशन से चलती है बात। तो जिस साल पानी ठीक है उस साल तो कोई हम लोग सुनते नहीं है ज्यादा, लेकिन जिस साल पानी कम हुआ उस दिन एक राज्य बोलता है यार मेरा तो इसमें इतना एलोकेशन है, उसका तुमको देना है। दूसरा राज्य बोलता है कि नहीं हमारे पास पानी नहीं है, हम क्यों देंगे। तो ये मुद्दा इसी तरीके से चलता आ रहा है और इसका कोई अभी तक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। तो आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर नहीं है, किसको कितना कैसे मिलना चाहिए, और अगर मेरे पास नहीं हो तो क्या मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ या मैं और कुछ और दे दूं जिसकी बजाय मुझे पानी मिल जाए क्योंकि मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये एक लीगल डिस्प्यूट की तरह हो गया और इसे देखा भी गया है एक न्याय के दृष्टिकोण से, जस्टिस के दृष्टिकोण से। इसको एक रिसोर्स की तरह नहीं देखा गया है। तो न्याय के दृष्टिकोण से तो न्यायपालिका ही डिसाइड करेगी और वो चल रहा है डिस्प्यूट। तो ये आज का स्टेटस है और इसीलिए हर साल जिस साल पानी कम होगा और बारिश कम होगी उस साल ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। मतलब आप गारंटी से बोल सकते हैं। मैं देख रहा था, हम लोग तक्षशिला में इससे 2016 में इसके ऊपर कुछ लोगों ने काम किया था और हर साल सितंबर अक्टूबर के अराउंड इसका एक डर रहता है कि ये उछलेगी बात। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने तकरीबन इसी समय पे एक और डॉक्यूमेंट लिखा था और इस साल वापस अक्टूबर के आते आते वापस ये विषय उछल गया। मुझे तो लगता है कि लेकिन इस विषय में ना थोड़ा-सा लोगों ने उसको अपना ईगो का इश्यू बना लिया है कि ये हमारी स्टेट की अस्मिता के साथ हमने जैसे मतलब कैसे हमें कर्नाटका को ही पानी देना है, कैसे हम उसको तमिलनाडु को दे सकते हैं और हम अगर तमिलनाडु को नहीं दे सकते तो सारे तमिलियंस पे भी हम गुस्सा करेंगे। मतलब एक प्रकार का एक आक्रोश भी रहता है ना इस प्रकार का। तो जैसे आपने कहा कि मैं भी जब कुछ टाइम के लिए बैंगलोर में रहती तो मैंने ये नोटिस किया था कि कुछ लोग जो बाकी के समय बिल्कुल भी पॉलिटिकली बात नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे एकदम उनकी पैशनेट हो जाते हैं और वो इस प्रकार की भाषा में बोलने लगते हैं कि हम अपना पानी वहाँ पे कैसे देते हैं। एक हक का उनको लगता है कि ये तो हमारा पानी है, हमारा हक है, हम उस किसी और को नहीं दे सकते हैं। ऐसा एक थोड़ा-सा और फिर थोड़ी रैशनैलिटी कम लगती है उसमें, फिर ऐसा ज़्यादा तो लगता है कि नहीं हमें ही होना चाहिए, ऐसे कुछ रीज़निंग उस पे काम नहीं कर सकती, ऐसा मुझे लगता है फिर कभी-कभी। ख्याति एकदम मैं सहमत हूँ। इसमें एक कोट भी बोलते हैं लोग अक्सर, कावेरी नम्मदु, ऐसे चीजें आती है। और फिर कावेरी की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए वो भी एक काफी कंटेंशियस मामला है, KAVERI या CAUVER भाई। तो लेकिन कॉलोनियल आप स्पेलिंग हो या हाँ, मॉडर्न। तो पर आप जो कह रही थी ना ख्याति, उसमें मुझे थोड़ा डीपर चीज है कि क्योंकि लिंग्विस्टिक दृष्टिकोण से हमारे राज्य डिवाइडेड है तो वो एक अलग तरीके की चीज हो जाती है। ये सब इश्यूज सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये सब इश्यूज सब नेशनलिज्म और हमारी अस्मिता क्या है जैसा आप कह रही थी उसकी बात हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की है, लेकिन ये डर तो रहता है और हर बार ये उछल के आता है अलग अलग मामलों में। और ये हमको आई मीन जैसे तुमने बोला भी राइट प्रणय, क्योंकि ये आजादी से पहले का मामला है तो ये उस समय भी मैसूर स्टेट और मद्रास स्टेट, जबकि दोनों इन अ वे ब्रिटिशर्स के रफली अंडर थे, पर फिर भी मैसूर स्टेट ने आकर के जबरदस्ती और अपनी बात मनवा भी ली थी कि डैम बना के हम अपना पानी नहीं जाने देंगे। तो ये और शायद किसी हद तक मेरे को लगता है इतना नाजायज गुस्सा तो नहीं था उनको। बहुत देर में ये समझ में आया कि भाई हमारे यहाँ से इतनी बड़ी नदी जा रही है और इसको यूज करके हमने कुछ प्रॉस्पेरिटी हमारे राज्य में नहीं क्रिएट करी। तो एक थोड़ा मुझे लगता है एक एनवी है कि हमारे राज्य से नदी एक निकलती है और यहीं उपजती भी है। क्या कहते हैं, यहीं के पहाड़ों वहाड़ों से बरसात का पानी और इन सब से ही वो निकलती है। लेकिन उसके बाद में अब वो मंड्या का रीजन पहले उस तरीके का नहीं था और अब तो हम वहाँ पे गन्ना उगाते हैं जो कि सबसे ज्यादा पानी वाली क्रॉप है। तो ये भी चीज है कि हमने पानी लेकर के सबसे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप थी वो उगाने का निश्चय कर रखा है। तो ऑब्वियसली जो वहाँ के गन्ना किसान है वो बोलेंगे भैया पानी कम है तो सबसे पहले मुझे पानी दे दो,
और मेरा पानी कम हुआ तो मेरी क्रॉप नहीं आएगी, तो मेरी आजीविका तो नहीं चलेगी। हाँ, उसके बाद मैं और किसी को देखता हूँ, और तमिल और नाडु भी चावल उगाता है, जिसके लिए भी इसको सारा बिल्कुल पानी चाहिए। ठीक है, तो इधर गन्ना उग रहा है, उधर चावल। हाँ। नहीं हाँ, ये आपने बहुत सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो अभी का सिस्टम है उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है किसी भी राज्य को अपने इरिगेशन या अपने क्रॉप पैटर्न को बदलने का। ये बस बात हो रही है कि बस तुम मुझको दे दो, कोर्ट से दलीलें होंगी कि आप मुझे पानी दे दो क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और दूसरा राज्य बोलेगा मेरे यहाँ दूसरा। लेकिन कोई भी इंसेंटिव नहीं कि यार हम लोगों को अलग चीज करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि सौरभ आप एक और तरीके से देख सकते हैं, बैंगलोर में पानी आता है कावेरी का, 150 किलोमीटर दूर है वो नदी, और हम और बैंगलोर हाइट पर है मैसूर के कंपैरेटिवली, तो हम लोग कितना पानी ऊपर पंप कर रहे हैं, और वो पानी तकरीबन मतलब काफी कम प्राइस तो नहीं है पानी ठीक से, तो आप की बिल्कुल। सही कीमत भी नहीं दे रहे हो, और वो भी इंसेंटिव नहीं है। वो सब बोल रहे हैं ठीक है बैंगलोर को तो चाहिए ही पानी, मतलब कर्नाटका की एक्चुअल में दलील है ये सुप्रीम कोर्ट की ओर कि अगर हम लोगों ने पानी दे दिया ज्यादा तमिलनाडु को तो बैंगलोर में पीने का पानी नहीं रहेगा लोगों के लिए। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पा रहे कि यार एक तो हम लोगों को इतनी दूर से लाना है, तो कैसे हम लोग पानी का यूटिलाइजेशन ठीक से कर पाए, कैसे हम लोग ये प्रिवेंट कर पाए कि लोग कावेरी का पानी उपयोग करें अपनी कार धोने के लिए या फिर अपनी गार्डन में पेड़ पौधे उगाने के लिए। वो हाँ। सोच नहीं हो रही और इसका और एक है। काउंटर ये हो सकता है कि भई जब बैंगलोर सिटी को पानी की इतनी ज़रूरत है और कमी पड़ रही है, तो बैंगलोर सिटी क्या कर रहा है अपने एरिया में जो लेक्स है उनकी स्थिति सुधारने के लिए। थोड़ा बहुत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन एक जो स्केल पे पहले लेक्स होते थे, उतने तो नहीं है। हम धीरे-धीरे भर ही चुके हैं बहुत सारे लेक्स, राइट? तो ये सब तरीके थे एक तरीके से वाटर मैनेजमेंट करने के, वो सब हमने भुला दिए हैं और हमने उनको हम सोचते ही नहीं उनके बारे में। 2 तरीके हैं लोगों को, बोरवेल दिखाई देता है कि भई बोरवेल चलाओ, पानी निकालो, दूसरा ये कि भई कावेरी से या कहीं से भी कनाल से पानी आएगा, ये 2 तरीके से दिखाई देते हैं। और कोई तरीका हो सकता है पानी बचाने का, और मतलब पानी पहले तो कंज़र्व करने का, जो आ रहा है उसी को हम रखें और हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ाए, वो भी हम इतना एक्टिवली नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, और उसका मीटरिंग हो और ताकि लोग उसको अच्छे से यूज़ करें, वहाँ पे भी काम मतलब ढीला ही चल रहा है। जब मैं कुछ पढ़ रही थी कि आई थिंक 2018-2019 में मीटरिंग कुछ कंपल्सरी बना दिया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में सब ऐसे ही चल रहा है। तो ये सब चीज़ों पे इतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पैशन नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे मतलब माँगना होगा तो सिर्फ सबको पैशन आ जाता है कि भई हमें पानी चाहिए ऐसा। हम्म, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल। एक चीज जोड़ दूं कि भाई एग्रीकल्चर का जो पानी का रिक्वायरमेंट है ना, वो लोगों के पीने के रिक्वायरमेंट से 100 गुना से ज्यादा होता है। तो ये कभी कभी हम, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई अपनी नीड से ज्यादा करते हैं, भाई आप कितना भी पानी पी लीजिए ना, वो गन्ना और आप चावल से कंपेयर कर नहीं सकते। ठीक है, नहीं सौरभ इसके ऊपर मेरे तो पास स्टैट है। तो मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में वाटर यूज पैटर्न वर्ल्ड बैंक ने नोट किया है, तो तकरीबन 90% पानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाता है हमारा, और 2-3% हाउस होल्ड्स में, पीने के और लिए होगा। 7-8% इंडस्ट्री वगैरह में। तो 90% के आसपास तो एग्रीकल्चर ही है। तो हाँ, हाँ। तो और देखो 2% उधर है, तो लगभग 40 गुना पानी एग्रीकल्चर में जा रहा है इंडिविजुअल से, लेकिन हमारा फोकस ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा हम लोगों को बोलेंगे तुम पानी वेस्ट मत करो, सही तुम ये बात मत है। करो। उस पे इतना ज्यादा, क्योंकि किसान को तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप, है ना? वो तो अपराध हो जाएगा। हुँ, किसान को आपने कैसे बोल हुँ। दिया भैया तू फ्लड इरिगेशन की जगह ड्रिप इरिगेशन लगा दे, तो मतलब जैसे हमारे पास बहुत स्कीम्स वगैरह भी हैं, लेकिन गन्ने वगैरह में तो कुछ नहीं होता, सब लोग फ्लड, और ये कावेरी का तो खुला पानी यूज करते हैं लोग। ठीक है, और हुँ, चावल में तो हमारे पास और कोई टेक्निक भी नहीं है। फ्लड इरिगेशन इज दी ओनली टेक्निक अवेलेबल, है ना? क्योंकि वो पैडी की ग्रोइंग के लिए आपको फ्लड करना पड़ता है पूरा पानी को, और उसके अंदर हाँ। आप धान लगाते हो। तो धान में जो तरीका है, तो धान तो बहुत, धान और गन्ना है दोनों सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ, मतलब इस और कितना मतलब विडंबना देखिए, 1892 से ये बात चली आ रही है। तो अब अगर ये सिस्टम ठीक काम करता तो जो क्रॉप पैटर्न्स है दोनों राज्यों में वो उस तरीके से होते जो कि इस वास्तविकता को ध्यान में रखते, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। उस तरफ शुगर, इस तरफ शुगर केन, उस तरफ राइस। ठीक है, तो प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली हम लोगों ने। हम लोगों हाँ। को
अच्छे पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर कुछ सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम तो हर कोई डिस्कस कर सकता है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? मैं तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में कुछ लोगों ने काम किया था, कुछ एलुमनाई, कुछ ऑफिस में जो मेरे सहकर्मी हैं, उन लोगों ने मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार किया था 2016-17 के करीब, और हम लोगों ने कुछ पॉलिटिशियन से भी बात की थी इस सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन खैर अभी तक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन पुलियाबाजी के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको, कि एक अलग तरीके का नजरिया किस तरीके से हम लोग इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का मुख्य पॉइंट ये था कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के तौर पर ना देखें, आप इसको एक इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पर देखें। ठीक है, और जैसे कोई भी पानी, किसी भी राज्य का जो हक है उसको, और जो पानी डिवीजन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। एक तो है जो मूल हक होगा, बेसिक एंटाइटलमेंट राइट्स जो कह सकते हैं आप, तो उतना उतना स्तर का पानी कितना भी टीएमसी फीट में मेजर होगा वो डिसाइड कर लिया जाए। दूसरा, अगर उससे ज्यादा उपयोग करता है कोई राज्य, तो उसका एक ओवरड्रॉ लिमिट होनी चाहिए, जिसमें कोई राज्य पैसे दे के उस पानी को हासिल कर सकता है। तो अगर किसी राज्य को एक्स्ट्रा यूज करना है तो वो फ्री नहीं होगा, जिस तरीके से लीगली नहीं होगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने कुछ नंबर्स भी किए थे कि हर 1000 मिलियन क्यूबिक फीट के लिए कुछ 26 करोड़, कुछ 38 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। किसको? एक कावेरी रिवर फंड को, जो कि ये रिवर फंड इस पैसे का उपयोग कर सकती है, मतलब इस पैसे का ठीक प्रयोग करने में वाटर मैनेजमेंट के लिए, है ना, मतलब लेक्स बना सके या फिर और जो तरीके होंगे जिससे कि कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, और अगर इससे भी ओवरड्रॉ से भी ज्यादा अगर पानी की जरूरत है किसी राज्य को, तो फिर पानी के ऑक्शनिंग होनी चाहिए, नीलामी होनी चाहिए उस लेवल पे। तो 3 लेवल पर पानी मिलेगा राज्य को, और ये डिसाइड हो सकता है एक फॉर्मूले के तहत। और इससे क्या नई नई चीज क्या है कि अगर आपकी जरूरत ज्यादा है तो आपको पानी मिल सकता है, और आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर आपकी जरूरत कम है, जैसे आपका जो बेसिक एंटाइटलमेंट है उससे आपने कम उपयोग किया, तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो मैं नंबर्स दे सकता हूँ कि हम लोगों ने ऐसे किया था कि अगर आपने पानी कंजर्व किया तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे कंपेयर टू आप कितना पानी पे कर रहे हैं उपयोग करने के लिए, जिससे कि कंजर्वेशन में आपका इंसेंटिव बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग एक सिस्टम डिजाइन करें, इसका जो कार्यान्वयन होगा वो इस तरीके से होगा कि आप मान लीजिए अब चारों राज्य के एक बेसिक एंटाइटलमेंट जो मूल हक है वो आप तय कर दें, और वो जो अभी CWDT ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है उसी स्तर पर हो जाएगा, जो तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कुछ परसेंटेज जो लिमिट है वो ओवरड्रॉ लिमिट होगी, और उसके ऊपर ऑक्शनिंग वाली लिमिट होगी, सुपर ओवरड्रॉ। ठीक है, तो आप मान लीजिए एक साल आता है जिसमें पानी एकदम कम होता है। ठीक है, बारिश कम होती है, तो ऑब्वियसली जो 740 टीएमसी के तौर पर प्रोपोर्शनेटली जो एलोकेट हुआ था वो तो होगा नहीं, तो प्रोपोर्शनेटली सब राज्य के शेयर्स घट जाएंगे। ठीक है, तो पहले सपोज कर्नाटका को 20 मिल रहा था, और अगर 100 टोटल अमाउंट था, और अगर 50 ही यूनिट पानी आया उसमें, तो हाँ, मैंने कितना बोला पहले, अगर तो कर्नाटक को आपको 40 10 20 मिल मिल बोला जाएगा। आपने। पहले 20 हाँ, था, मतलब 20 था तो आधा हो 50 आया तो 10 मिल जाएगा। हाँ, तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर राज्य का मूल हक जो है वो बदल जाएगा। उसके बाद अगर किसी राज्य को और पानी चाहिए तो वो ओवरड्रॉ लिमिट का उपयोग करेंगे, और ओवरड्रॉ लिमिट का जब वो उपयोग करेंगे तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा कावेरी रिवर फंड को, ये पानी उनको हासिल करने के लिए। और क्योंकि कावेरी रिवर फंड में ये पैसा होगा, हम लोगों ने इसका कुछ कैलकुलेशन भी किया था, ये पानी को स्टोर किया जा सकता है, नई स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं जिससे कि ये एलोकेट हो जाए। और दूसरे, तो ये एक सिनेरियो होगा। और अगर अगर दूसरा सिनेरियो है जिसमें एक्चुअली सब राज्य ओवरड्रॉ अपना पानी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उन सबको पैसे देने पड़ेंगे, कावेरी रिवर फंड को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स आप डिसाइड कर रहे हैं, और आप ये भी तय कर रहे हैं कि अगर आपको अगर आपको और डिमांड है किसी चीज की, तो आपको एक्सचेंज अलाउड है, लेकिन वो एक्सचेंज की कोई कीमत है आपको।
कीमत देनी पड़ेगी। तो यही चीज़ होती है ना, प्रॉपर्टी राइट्स अगर आप डिटरमिन करेंगे तो एक्सचेंज संभव हो पाएगा, ट्रेड संभव हो पाएगा। नहीं करेंगे तो फिर बस आप झगड़ते रहेंगे। तो अभी मामला यही है। तो ये एक सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रपोज़ किया था और इससे संरक्षण के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि ओवरयूज़ के लिए राज्य को पैसा देना पड़ रहा है। तो वो उनके ऊपर प्रेशर है कि हमारे राज्य में हम लोग कुछ चीज़ें करें जिससे कि इसका यूटिलाइज़ेशन कम हो जाए। जैसे क्योंकि जैसा आप कह रही थी ख्याति कि कोई इंसेंटिव नहीं है अभी ग्राउंड वाटर रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आपको राज्य का बजट से कुछ पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा पानी लाने के लिए, तो वो कैलकुलेशन करेंगे ना कि क्या मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग लागू कर सकता हूँ, क्या लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये एक सॉल्यूशन है। आप लोगों का क्या मत है इसके ऊपर? एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इसमें कि जिसमें आप अगर कोई अपने कोटा से भी कम यूज़ करता है तो उसको रिटर्न में पैसा मिलेगा, कि मतलब अगर मुझे 400 यूनिट अलॉटेड है पर मैंने 400 के बदले 300 ही उपयोग किया, तो मुझे वो 100 जो मैंने बचाए, जो पानी बचाया उस स्टेट ने, उसका पैसा उस स्टेट को मिलेगा। तो ये, और वो खर्चा करने पे जितना चाहिए होगा उससे ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर मैंने 100 एक्स्ट्रा खर्चे, तो अगर मुझे 100 रुपए मिलते थे, बट अगर मैंने 100 बचाया तो मुझे 150 मिलेगा। तो वहाँ मुझे अच्छा मैकेनिक्स लगा, जिसमें मतलब इंसेंटिव टू कंजर्व इज मोर वर्सेस ओके पैसा देके मैं खर्चा कर दूंगा का सेम इक्वेशन नहीं बैठता है। तो ये मुझे सही लगा। बिल्कुल। या एक तो इसमें पैसा क्योंकि आ गया प्रणय ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि पैसा आने से अब ये हम जैसा हमेशा बोलते हैं पॉलिसी में स्विच नहीं होना चाहिए, नॉब होनी चाहिए। तो आप जिसको घुमा सके रेगुलेटर टाइप, है ना, तो सिर्फ पंखा ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, वो 1 से 5 तक आप घुमा सकते हो। तो पैसा किसी भी इक्वेशन में थोड़ा सा उसको पैसा डाल देने से आपको नॉब आ जाती है, जहां आप कुछ उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और सबसे अच्छा ये हो कि अगर सरकार वो पैसे को यूजर से लिंक कर सके, जैसे फार्मर्स को सीधा वो पैसा सब्सिडी में ही दे दो कि भैया देखो तुमको इतना पैसा मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो हम कुछ कर सकते हैं। या फिर और ये इतनी इंपॉर्टेंट नदी है, तो मुझे लगता है वो कावेरी, अगर वो जो एक अगर कावेरी का जो वो फंड बन रहा है कि जैसे आप क्या जो बरसात इतनी होती है, क्या आप और बरसाती नदियों का ट्रिब्यूटरी बना सकते हो ताकि नदी में और पानी आए। अभी ये किसकी जिम्मेदारी है ना, कि नदी की ही देखरेख की जाए कि नदी को हम और कैसे खुशहाल बना सकते हैं, या नदी से पानी कहीं जा रहा है क्या, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इवेपोरेटिव लॉसेस अगर ज्यादा हो रहे हैं तो कैसे कम कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये अभी मेरे ख्याल से किसी के पास में ये सोचने का इंसेंटिव है नहीं। और ये अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज आपको करना है, तो अगर ये एक बॉडी है जो कि अक्रॉस स्टेट बाउंड्री काम करती है और फंडेड बाय द यूजर्स एक तरह से है, तो यूजर फंडेड डायरेक्टली स्टेट बॉडी है जिसका फंक्शन बड़ा क्लियर है, ये नदी को बेहतर से बेहतर बना के रखो, क्योंकि इसका पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। ये कमर्शियल एंटिटी है, तो जैसे माइन को मैनेज करते हो आप, अब नदी तो माइन नहीं है, रिप्लेनिशेबल है, तो आपको उसको ठीक से उसका संरक्षण करना है। बिल्कुल। और मतलब इसमें और डिटेल्स कर सकते हैं कि जैसे कावेरी रिवर अथॉरिटी हो सकती है, जो कि ये जो मूल हक का नंबर हमने तय किया है वो भी बदल सकता है। अब अगर पानी हर 5-6 साल में रिव्यू हो सकता है कि सब राज्यों का 740 टीएमसी अगर है ही नहीं, और तो किस तरीके से नया डिसीजन होना चाहिए। तो कई चीजें ऐड कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, लेकिन एक नई तरीके से सोचने की जरूरत है इस प्रॉब्लम को। अगर सेम कोर्ट में आप दलील करेंगे कि मुझे और पानी दो, तो उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। जैसा मैंने कहा, हर राज्य इसके ऊपर केस करके बैठा है और उनको लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो वो आप सॉल्व, इसमें ज्यादती का पॉइंट ही नहीं है। आपको पता है आपको ज्यादा पानी चाहिए तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी उसकी और कोई तरीके से। तो ये मुझे लगता है, और मैं वैसे ये कोई नया सॉल्यूशन नहीं है वाटर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से। मरे डार्लिंग बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया में है उसमें भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन आप दोनों से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि पानी को आप एक कीमत लगा रहे हैं, वो मुझे लगता है वो एक चीज है जो एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और शायद लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि सौरभ, जैसे एग्रीकल्चर के लिए पानी भी तो अभी ग्राउंड वाटर से आ रहा है, वो उसको तो हम लोग उसको उल्टी दिशा में जाके हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर दी है कि आप और पानी उतार। तो उस स्टेटस को से आपको इस स्टेटस को में जाना है जहाँ पे आप पानी, जिस रिवर, नदी जिसको आप मतलब एक देवी की तरह मानते हैं, उसके ऊपर आप कीमत लगा रहे हो। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो मुश्किल है।
हाँ, इसीलिए पॉलिटिकल इशू है, सिर्फ एक ये इकोनॉमिक्स इशू नहीं बोल सकते। मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस का काम ही होता है लोगों को कभी कभी नेगोशिएट करना, इस लेवल पे लेके जाना। ऑब्वियसली इंटेंशन होना चाहिए सॉल्व करने का। आई होप कि यहाँ पर मतलब 150 साल पुराना मुद्दा का कुछ सोल्यूशन निकालना सब पॉलिटिशियंस के लिए उनका इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। मुझे लगता भारत है कि रत्न मिल अगर ये सकता लोग मिलना चाहिए, ठीक है। है। हाँ। अगर ये 2 देश होते तो नोबेल प्राइज मिल जाता, पर भारत रत्न तो मिलना चाहिए 2 स्टेट के बीच में। ठीक है। हाँ। नहीं, तो मैं लेकिन एक चीज़ जोड़ना चाहती थी हाँ। कि जो आपने हाँ। जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया ना, उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि फिर वो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री ना हो, वरना क्या होगा कि अभी रिवर का पानी बचाने के लिए सब लोग फिर ज़मीन में से पानी निकालना शुरू कर देंगे, तो वो भी पासा उल्टा पड़ सकता है उसमें। लेकिन इसलिए वो सब कुछ इंटीग्रेटेड ही है। अगर ये एक चीज़ करोगे और दूसरी 5 चीज़ नहीं करोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अनफॉर्चुनेटली सारे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में यही है कि हाँ, कि पूरा नेटवर्क ही बिल्कुल, तुमको सब जुड़े सुधारना हुए ही हैं। पड़ेगा अल्टीमेटली। हाँ, इसलिए मीटरिंग तो मुझे लगता है जरूरी है, चाहे ग्राउंड वाटर ही हो। हम मतलब सरकार को बोलना चाहिए भाई आप जमीन से भी पानी लगाते हो तो मीटर तो लगेगा, बिना मीटर के आप पानी हाँ, नहीं यूज कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी हाँ, ये सही इलेक्ट्रिसिटी है। फ्री है या नहीं है, पानी का मीटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और हुँ, वो और फिर ठीक है, कुछ लेवल तक फ्री है, उसके आगे प्राइस जो भी प्राइसिंग तो अलग चीज है। पहले मेजर तो करो, मीटर तो करो। हम्म, जब जैसे मीटर होना शुरू होता है तो आदमी अपने आप ही जो चीज मेजर होती है वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो। बिना मेजरमेंट के क्या मैनेजमेंट है ना। हम्म। बिल्कुल, तो ये यही बात थी आज के लिए। नहीं बहुत बढ़िया। आई थिंक ये एटलीस्ट एकदम अलग तरीका है एटलीस्ट सोचने का। वरना मतलब लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी चीजों में ना तो एक पंचायत टाइप दे देगा, अच्छा थोड़ा तुम ले लो थोड़ा तुम ले लो, इसमें कोई न्याय वाला तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो बस ये होता है कि कैसे समझा दे, पॉलिटिकल सोल्यूशन इन चीजों का निकाल देता है सुप्रीम कोर्ट भी। तो दर्शक श्रोता हमारे बताएं कि भाई उनको क्या लगता है इस चीज के बारे में, ये तरीका सोचने का उनको कैसा लगा, इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, हमें बताएं। और इसके साथ खत्म करते हैं आज की पुलियाबाजी। शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM